मैं थोड़ा सा आवाज़ अपने गले से निकाल कर बोली, बस भी कर दे अयान, अब तो दिन भी शुरू हो चुका है। मैं तो आज शादी की रात में अयान की शिद्दतों को सहकर पूरी तरह थक चुकी थी और पूरी रात जागने की वजह से मेरा सर भी चकरा रहा था, लेकिन अयान था कि मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। आज शादी की पहली रात थी, इसलिए झुझक के मारे ज़्यादा इनकार भी नहीं कर पाई थी, लेकिन सर्दियों की रात गुजरने के बाद अब तो सुबह की रोशनी भी फैल चुकी थी। मैं तो अब थकन के मारे चूर चूर हो चुकी थी। मैंने बेबस होकर अयान के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत की थी, जब जाकर वो पीछे हटा था। अयान की आंखों में भी नींद थी, लेकिन वो मेरी खूबसूरती को देखकर बौखला सा गया था। ये तो मेरी खूबसूरती में पागल हुए जा रहा था। पूरी रात अपनी शिद्दत मुझ पर न्यौछावर करने के बाद वो करवट बदल कर सो चुका था। मेरी तो आंखें नींद से बोझल थी। जैसे ही आंख बंद की, दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई थी। अयान तो इस सब से बेखबर होकर सो रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे ही उठना पड़ा। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे के दरवाजे तक आंखों में नींद लिए हुए पहुंची थी और कमरे से ही आवाज़ दिया तो बाहर मेरी सांस खड़ी थी। बेटा, मैं हूँ, 9 बज गए हैं और तुम्हारे घर वाले भी नाश्ता लेकर आ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं जी मम्मी कहकर जवाब दे दिया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। सुबह 6 बजे तो इनके बेटे ने मेरी जान छोड़ी थी। मैं बेमुश्किल 3 घंटे ही सोई थी और मम्मी ने आकर मुझे जगा दिया था। तभी मेरी नज़र अयान पर पड़ी, जो घोड़े बेचकर सो रहा था। फिर खामोशी से मैं गुसल खाने चली गई। अब मैं मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज ससुराल में मेरा पहला दिन था और पहले ही दिन अयान की शिद्दतें सहकर मैं थकन से चूर चूर हो गई थी। फिर भी मैंने अपने आप को संभालते हुए गुसल किया और तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई थी। और तब तक तो मेरे घर वाले नाश्ता भी लेकर आ चुके थे। तभी मम्मी जी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा अयान कहाँ पर है? अयान को उठा दो, सब मेहमान भी आ चुके हैं और तुम्हारे घर वाले भी नाश्ता लेकर आ गए हैं। अयान के पास जाने से भी खौफ हो रहा था मुझे, क्योंकि रात भर में इसकी शिद्दतों से सो नहीं पाई थी, इसलिए यही डर मेरे दिल में बैठ चुका था। अगर मैं इनके पास गई तो फिर वे मेरा निखरा रूप देखकर बहक न जाएं। वो रात भर मेरे जिस्म से तस्कीन हासिल करने के बावजूद भी इसे सुकून नहीं मिला था। इसके जज्बात अभी भी गर्म थे। वो रात भर मुझसे यही कह रहा था कि मेरा दिल नहीं भर रहा तुमसे, मेरा बस नहीं चल रहा इस रात को मज़ीद बढ़ा दूं और तुम्हारी कुर्बत से ख़ुद को सैराब कर दूं। बातें सोचकर मुझे अयान के कमरे में जाने से डर महसूस हो रहा था, लेकिन मम्मी जी तो बार बार कह रही थी कि जाकर मैं अयान को उठा दूं। अब मजबूरन मुझे सास की बात माननी पड़ी और घबराते हुए दिल के साथ कमरे में चली गई। वे अभी भी बहुत गहरी नींद सोया हुआ था। वैसे भी अब तो दिन के 11 बजने वाले थे। मैं अयान के पास आई और इसे हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी, अयान जल्दी से उठ जाएं, सब आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से उठें, नहा धोकर तैयार हो जाएं। वो नींद भरी आंखें बेमुश्किल खोलने की कोशिश कर रहा था। जब वो आंख खोलकर मेरी तरफ देखा तो मेरा निखरा रूप देखकर वे फिर से बहकने लगा था। वो तो मुझे खींचकर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। इसकी शिद्दत सहने के लिए मुझ में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए बेसाख्ता इसके ऊपर जा गिरी। कहने लगा, तुम्हारे पहलू से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा। मुझे तो ये रिश्ते वाले बहुत जहर लगते हैं। हम दोनों की नई नई शादी हुई है और वो हैं कि हमें वक्त गुजारने ही नहीं देते। प्लीज़ अयान, मुझे छोड़ दे। मैं पहले ही रात भर आपकी शिद्दत सहकर तकलीफ़ में चली गई थी, अब फिर से मुझे आपकी शिद्दत सहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरा इतना कहने के बावजूद भी अयान अपनी मनमानी कर चुका था। फिर एक बार वो मुझसे तस्कीन हासिल करके इसके बाद ही छोड़ा था और वे खुद गुस्ल खाने चला गया। मैं तो हैरान होकर रह गई थी। बाहर अयान तो तौलिया मेरे मुंह पर फेंका और कहने लगा, मैं तो नीचे जा रहा हूँ अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने के लिए, और तुम दोबारा से गुस्ल करके जल्दी से वापस आना। मेरा अपने आप पर बस नहीं चल रहा था कि मैं बेतहाशा रो दूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मजबूरी की खातिर चुप रह गई। बुरे हाल वो तो कमरे से जा चुका था। मैं दोबारा से गुस्ल किया और फिर से वही कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई और अपने सर को गीले बालों को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढाँप लिया, ताकि किसी को शक ना हो कि मैं दोबारा से गुस्ल करके आई हूँ। नीचे जाते ही
ही मैंने सबके साथ नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जैसे ही मेरी नज़र अयान पर पड़ी तो अयान मुझे कमरे में जाने के इशारे कर रहा था। लेकिन सच में अब तो मुझ में हिम्मत नहीं थी इसकी शिद्दत भरे जज्बात को फिर से सहने की। मैं अब इससे तंग आ चुकी थी, इसलिए अपने रिश्तेदारों के साथ बातों में मशगूल हो चुकी थी। लेकिन अयान बार बार मुझे अपनी नज़रों से कमरे में जाने के इशारे कर रहा था। इसके इशारों से मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने इसके इशारों को नज़रअंदाज कर दिया और इस तरह वक्त गुजारने लगी। लेकिन अयान गुस्से में आकर कमरे में चला गया। कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से बंद किया था। तभी मेरी सांस दरवाज़ा पूछने से ज़ोर से आवाज़ सुनकर कहने लगी, इसे क्या हुआ है? मैं पता नहीं कहकर वहीं पर बैठने लगी, लेकिन फिर भी मैं कमरे में नहीं गई। आज रात तो वलीमा था, फिर पार्लर वाली भी मुझे तैयार करके चली गई थी। रात को गिरे सिल्वर रंग की मैक्सिमे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और क़यामत ढा रही थी। और जैसे ही अयान मुझे देखा तो उसकी मुझसे नज़र ही नहीं हट पा रही थी। मैग्नेट की तरह इसकी नज़रें मुझ पर चिपक गई। जब हम दोनों स्टेज पर बैठे तो अयान पूरे हक के साथ सबके सामने मेरा हाथ थाम के रखा था और स्टेज की चेयर पर बैठते ही मेरे कान में सरगोशी करने लगा कि आज रात पूरी तैयारी के साथ रहना, क्योंकि आज रात तुम मुझसे बचोगी नहीं। मैं तो रात भर न सोने की वजह से मेरा सर चकरा रहा था। पूरी रात तो मैं सो नहीं पाई थी और अभी से मुझे अयान धमकी दे रहा था कि रात भर मुझे सोने नहीं देगा। कल पूरी रात तो मैं सो नहीं पाई थी और फिर पूरा दिन भी सास के साथ बैठे रहने की वजह से मैं नींद से बेहाल हो रही थी। और आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज भी मैं अयान के साथ पूरी रात इनकी शिद्दतें सहती। मेरी माँ मेरी सास से कहने लगी कि हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमे वाले दिन के बाद से बेटी को अपने घर ले जाते हैं, तो आज हम रस्म के मुताबिक अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। मेरी सास ने तो कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी की बात अयान ने सुनी तो जैसे इसके होश ही उड़ गए और झट से कहने लगा, नहीं, मैं इन रस्म व रिवाज़ों को हरगिज़ नहीं मानता हूँ और हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज भी नहीं है कि दूसरे दिन ही हम अपनी बीवी को खुद से दूर कर दे। ये सुनना था कि मेरी माँ हैरान नज़रों से अयान की तरफ देख रही थी। तभी मेरी सास ने अयान के कंधे पर हल्के से थपकी लगाई। कहने लगी, बस भी करो अयान, इस तरह से बड़ों को जवाब नहीं देते। और वे कहने लगी, आप फ़ातिमा को अपने साथ ले जाएं, कोई बात नहीं। मैं तो खुद भी ऐसा ही चाहती थी। मेरी सास के लिए मेरे दिल से दुआ निकली थी। रात भर नींद पूरी ना होने की वजह से मेरा सर दर्द से फट रहा था। अब मैं अपने मायके जाकर कुछ दिन आराम करूंगी, यही सोचकर मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। लेकिन अयान तो मुझे ऐसी नज़रों से घूर रहा था जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन मैंने तो खौफ के मारे इससे नज़रें बदल ली, क्योंकि इसकी नज़रों में यही लिखा था कि मैं अपने मायके जाने से मना कर दूं। लेकिन मैं तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसकी तरफ देखा ही नहीं। मैं तो अपने वालिदैन के साथ खुशी खुशी चली गई। सारी रात अयान की शिद्दत सहकर मैं सारी रात सो नहीं पाई थी। और आज तो वलीमे का फंक्शन था। वो दिन गुजार कर तो मुझे बेतहाशा थकन महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपने कपड़े तब्दील किए और सोने के लिए बेड पर लेटी तो मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। अयान के तो बार बार फ़ोन आने लगे थे। मैंने 2-3 कॉल आने के बाद फ़ोन उठाया तो फ़ोन उठाते ही अयान कहने लगा, ये क्या तुम्हारे घर वाले किस ज़माने की रस्म और रिवाज निभा रहे हैं? ऐसे रस्म किसने बनाई है? तभी मैं कहने लगी, अयान ये सब रस्म ही हैं, सभी वलीमे पर ऐसी रस्म निभाते हैं। गुस्से से अयान कहने लगा, भाड़ में जाए ऐसी रस्में, ऐसी वैसी कोई रस्म नहीं मानता मैं। मुझे तुम्हारे बगैर रहना एक सज़ा दिख रही है। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ आने के लिए तैयार रहना और तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अयान तो बेहद गुस्से में था। मैं इससे कहने लगी, अयान मेरी बात समझने की कोशिश करे, मैं क्या बहाना बनाऊंगी? अपने माँ बाप के सामने जो भी बहाना बनाना है बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ मुझे, तुमने जो वलीमे में ड्रेस पहना था वो चेंज तो नहीं किया? मैं कहने लगी, अयान मैं रात भर जागने की वजह से मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मैं जल्द सोना चाहती थी, इसलिए माँ के घर आते ही मैंने चेंज कर लिया। मुझे ये सब नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ वैसा ही तैयार रहना जैसा वलीमे के लिए तैयार हुई थी। मुझे बिल्कुल वैसा ही लुक चाहिए जैसा वलीमे में लग
रही थी। तुम्हारे ज़ेवरात तो मैं खुद अपने हाथों से उतारूँगा, जैसे सुहागरात को उतारा था। और तुम्हें किसी ने इजाज़त दे दी कि तुम ही खुद से चेंज करके, ये सब मेरा हक़ है। शौहर हूँ तुम्हारा, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर मेरा पूरा हक़ है। और मेरी इजाज़त के बग़ैर तो तुम्हें कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। इसकी बातें सुनकर तो जैसे मेरी सांसें थम सी गई, क्योंकि वह तो बहुत जुनून भरे गुस्से से कह रहा था। फिर मैं इसे प्यार से कहने लगी, अयान प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करे। मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। कहने लगा, फ़ातिमा मुझे ये सब कुछ नहीं पता और मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और मेरी पीठ पीछे क्या बातें होती हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम मेरी बीवी हो और रात को तुम मुझे अपने कमरे में चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तुम मेरे बिस्तर पर मेरे साथ रहोगी और अब कोई भी तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है और 15 मिनट के अंदर तुम वलीमे वाले ही जैसे तैयार होना है और सारे अफरादात भी वैसे ही पहन रखना है जैसे वलीमे में पहन रखे थे। मैंने तो तुम्हें इशारा भी किया था कि अपनी माँ के साथ जाने से इनकार कर दो, लेकिन तुमने क्या किया, मेरे साथ मेरी नज़रों को देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया। तुमने मेरी तरफ देखकर भी ज़हमत तक नहीं की। क्या तुम्हें मेरा ज़रा भी खौफ नहीं है? मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे पास? अयान की बातें सुनकर मेरे कानों में धुआं निकलने लगा। आज अयान को हुआ क्या था? वो क्यों मेरी बातें समझने को तैयार नहीं था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था? अपनी बात ख़त्म करके फ़ोन बंद कर दिया अयान ने। यह तो मेरी बात पूरी सुने बगैर ही फ़ोन काट दिया। मैं तो अब सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं क्या ना करूं। अब मैं अपने वालिदैन को क्या बहाना बनाऊं जिससे वे मान जाएं। मैं एक बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ को पहले एतमाद में लिया। अयान की तबीयत का एक झूठा बहाना बनाने लगी कि अयान की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ससुराल जाना पड़ेगा, फिर कभी आपके यहाँ रहने के लिए आ जाऊँगी। मेरी माँ ने भी कोई एतराज़ नहीं किया और मुझे अयान के साथ जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन मैंने वलीमे वाला जोड़ा नहीं पहना था। अगर मैं फिर से वही जोड़ा पहनती तो मेरे मायके वाले मेरे बारे में क्या सोचते, इसलिए मुझे ये मुनासिब नहीं लगा। अलबत्ता मैंने सब कुछ पैक करके रख लिया। अयान भी आ चुका था। वो तो सिर्फ मेन गेट पर खड़े होकर ही मुझे फ़ोन करके बुला रहा था। वो तो घर के अंदर भी नहीं आया था। मैंने वलीमे के जोड़े का बैग हाथों में पकड़ा और बाहर चली गई। मुझे सादा से लिबास में देखकर अयान के चेहरे पर बल पड़े। खैर मैंने सामान पीछे रखा और फ्रंट सीट पर बैठ गई। तैयार क्यों नहीं हुई? मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ तुम पर? अयान प्लीज़ कुछ तो समझने की कोशिश क्या करें। अम्मा क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं क्यों दुल्हन बनकर जा रही हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। आने का बड़ी मुश्किल से बहाना बनाया है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन घर जाकर तुम बिल्कुल तैयार हो जाना जैसे वलीमे में तुम लग रही थी। मैं भी अब सर को हिला दिया, लेकिन मैंने कहा आप मुझसे ये वादा करें कि आप मुझे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। मैं कल रात भी नहीं सोई हूँ और सारी रात तुम्हारी शिद्दतें सहकर मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है और सारी रात ना सोने की वजह से मेरा सर दर्द से फट रहा है और अब तो मुझे शदीद नींद भी आ रही है। वो बड़ी अजीब अंदाज में कहने लगा, तुम पहले घर तो चलो, मैं बहुत अच्छी नींद सुलाता हूँ, तुम्हें मीठी नींद सुलाऊंगा। तुम्हें इसकी आंखों में तो मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था। मेरा तो दिल एकदम ज़ोर से धड़क रहा था। बहरहाल जब मैं घर पहुंची तो मेरी सांस अपने कमरे में जा चुकी थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई तो मेरे कमरे में आते ही अयान कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा। फिर मैंने दोबारा से वलीमे वाला ड्रेस पहना, मेकअप भी किया और सारे जेवरात भी पहने। पर सब कुछ पहनकर मैं तैयार भी हो गई थी। अभी सर पर दुपट्टा लेने की कोशिश कर ही रही थी कि अयान झट से मेरे करीब आ गया, मेरी गर्दन पर अपने लब रख दिए और फिर से वह अपनी मनमानियाँ मुझ पर शुरू कर दिया। मैं थकन से चूर हो चुकी थी। रात के 2 बज गए थे, लेकिन अयान बाज आने को तैयार ही नहीं था। मुझे महसूस हो रहा था कि चीखें मार कर रो दूँ, लेकिन इसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए अयान मुझे सोने दे, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं अब तुम्हारी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मेरी बात का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे इस पर कोई जुनून सवार है। कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सारी रात मेरी आंखों में गुजर गई। उजाला फैल गया तो अयान अब सो चुका था और मैं बेड पर बैठकर बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि अब मुझे पेट के निचले हिस्से में तकलीफ़ हो रही थी और इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब अयान को बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन
वह सबसे बेखबर होकर गहरी नींद में जा चुका था। फिर से जगाने की कोशिश की पर इसने थोड़ी सी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? मैं जल्दी से कहने लगी, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अयान प्लीज़, अब मुझ में बर्दाश्त करने की कोई शिकस्त बाकी नहीं रही, प्लीज़ जल्दी से कुछ करो। मैं तो अपने पेट पर हाथ रखकर तड़प रही थी। वो मुझे इस हालत में देखकर घबरा गया था क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे हुआ क्या है। वह जल्दी से शर्ट पहनकर बाहर की तरफ भागा। शायद वह अपनी माँ को बुलाने के लिए गया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। इनके भी चेहरे पर घबराहट थी। तब तक मैं तो दर्द से तड़प रही थी। मेरी सास को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन वे जल्दी से मुझे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। जब डॉक्टर ने मेरी ऐसी हालत देखी तो मेरी सास को वे खूब बातें सुनाने लगी। ये क्या किया है आपके बेटे ने इस लड़की के साथ? क्या इसे ज़रा भी एहसास नहीं अपनी बीवी का कितनी दफ़ा इसके साथ किया है? डॉक्टर को तो ये भी कह रही थी कि मेरे इंटरनल सेट पर भी बहुत गहरे ज़ख्म हो चुके हैं और इसलिए अपने बेटे से कहिए कि अपनी बीवी को इंसान समझे, कोई जानवर नहीं। और हाँ, थोड़े दिनों के लिए फ़ातिमा को इसके शौहर से दूर रखें। ये ना हो कि आपके बेटे की शिद्दतें सहकर ये जान से ही ना चली जाए। जैसे ही मेरी सास क्लिनिक से बाहर आई तो अयान खड़ा था। अपनी वालिदा से कहने लगा, क्या हुआ है? लेकिन वैसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। कहने लगी, ये तो तुम्हें पता होगा, शर्मिंदा करके रख दिया तुमने मुझे। वो शायद कुछ समझ चुका था इसलिए नज़रें चुराने लगा। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी ही थी कि मेरी आंख लग गई। 2 दिन से मैंने नींद नहीं की हुई थी और अयान की शिद्दतों का दर्द बर्दाश्त करके बेहाल हो चुकी थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, कुछ मेडिसिन भी दी थी। अयान ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो गुस्से में मेरी सास कहने लगी कि फ़ातिमा को इसके मायके ले जाओ। अयान कहने लगा, क्यों माँ? सास डॉक्टर की बातें सुनकर गुस्से में थी। वो कहने लगी, ये वहीं रहेगी 8 दिन, अपने मायके रहेगी, आराम करेगी। इसका क्या हाल बना दिया है तुमने, इसकी हालत बहुत ख़राब है। अब वो थोड़े दिन के लिए तुम्हारे पास नहीं रहेगी, वो अपने मायके में रेस्ट करेगी। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। अयान कहने लगा, अम्मी वो घर पर भी आराम कर सकती है। मेरी सास अब बहुत गुस्से में कहने लगी, नहीं, जो कह रही हूँ वही करो। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। सिर्फ शादी को 2 दिन ही गुजरे हैं और तुमने इस लड़की का क्या हाल बना कर रख दिया है। सास की बात सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला। मेरे दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, मम्मी जी ने मुझे मेरे मायके छोड़ाई। मेरी वालिदा से कहने लगी कि वलीमे पर अयान ने से रहने नहीं दिया, इसलिए 8 दिन फ़ातिमा आपके पास रहेगी। इसे अच्छे से आराम करने दे। मेरी बहू इन 8 दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त होनी चाहिए। अब मेरी वालिदा भी खुश हो गई थी, लेकिन इनको मेरे चेहरे पर दर्द के आसार दिखाई दे रहे थे। वो तो एक माँ थी और अपनी औलाद की तकलीफ़ को अच्छी तरह से समझ सकती थी, लेकिन मैंने भी इन्हें कोई बात नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह अयान को बुरा समझे। और वैसे तो मेरी सास ने भी मुझे मना किया था कि अपने घर वालों से कुछ भी जिक्र ना करो, मैं अयान को समझाऊंगी, वो आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि वो दोबारा मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करेगा। लेकिन मेरे दिल में तो जैसे अयान की खुरबत का खौफ बैठ गया था। 2 दिन तो अयान ने कुछ नहीं कहा, बड़ी मुश्किल से गुजारे ये 2 दिन। इसे 2 साल जितना लगे थे। लेकिन 2 दिन गुजरते ही इसने मुझे फ़ोन किया। मैं इस वक्त भी सोने की तैयारी कर रही थी। फ़ोन उठाया तो बड़े गुस्से भरे लहजे में कहने लगा, अच्छा बहाना लगाया है तुमने मुझसे दूर रहने का। तुम्हें ऐसी भी क्या बीमारी लग गई जो तुम मायके जाकर बैठ गई हो? इसकी बातें सुनकर मैं हैरान हुई थी किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था। मैंने भी कहने लगी कि आपको आंटी ने कुछ नहीं बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था? अयान कहने लगा, तुम अनोखी लड़की तो नहीं जिसकी शादी हुई है, सबकी होती है। सबके शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा ही सब कुछ करते हैं। इनकी बीवियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। थोड़ा सब्र करना सीखो, बवाल ना मचाया करो। तुमने ये नहीं सुना कि लेडी डॉक्टर ने क्या कहा और इसने मेरी माँ से क्या कहा? तुम अब भी मुझसे क्या चाहते हो फ़ातिमा? बस अब बहुत हो गया। मैं अब कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन तो क्या, एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि यूँ तुम्हें मायके भेज के यूँ अकेला सोऊं। मैं कहने लगी, अयान आपको ज़रा भी एहसास है कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ? आपको तो मेरी तकलीफ़ का ज़रा भी एहसास नहीं है। वो कहने लगा, शट अप, कोई भी बहाना बनाया कुछ भी करो, बस अब घर वापस आओ और मुझे आकर सुकून पहुँचाओ। 2 दिन से तुम्हारे बगैर मैं पागल हो रहा हूँ। तुम्हारे बगैर मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही। तुम्हारे बगैर मेरे जज्बात मेरे ठंडे पड़ रहे हैं। मुझे
तुम किसी भी हाल में चाहिए मैं इसके पैर भी पड़ लेती ना तो भी वो मेरी बात नहीं समझता। मैंने तो झट से फ़ोन बंद कर दिया। एक तो मैं शादी की पहली ही रात से अयान की शिद्दतें सहकर अपनी तकलीफ़ से दो चार थी। 2 दिन बाद जाके मेरी इस तकलीफ़ में कुछ इजाफा कम हुआ था और अब अयान मुझे ज़हनी तौर पर परेशान कर रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि वह फ़ोन ही नहीं उठाएगी, बात ही नहीं करूँगी और बहाना बना दूँगी, लेकिन वह तो अयान था। कैसे वो मेरी बातों को समझता। मैंने चंद दिन इसका फ़ोन उठाया ही नहीं। जब भी उठाती तो बहाना बना देती कि वो कुछ देर बाद फ़ोन करेगी, अभी बिज़ी है। 8 दिन गुजर चुके थे और अयान का गुस्सा तो सातों आसमान पर था और मेरी सास ने भी अयान पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो मुझे 8 दिन से पहले लेने के लिए नहीं जाएगा। 8 दिन बाद मेरी सास ही मुझे घर लेकर आई थी और अयान का मूड तो सख्त ख़राब था। वो मुझे देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया और खाने के टेबल पर बैठकर चुपचाप खाना खाता रहा और मुझे चोर आंखों से देखता रहा। खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चला गया, ना ही मुझसे बात की और ना ही मेरी तरफ देखा। इसे लगा था कि इसके ऐसे करने से मैं कमरे में जल्दी चली जाऊंगी और इसे मनाने की कोशिश करूंगी। जैसे ही खाना खाकर मैं फारिग हुई और अयान अपने कमरे में गया, मेरी सास ने भी मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी कि मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं कहने लगी मम्मी जी मुझे खुद इन बातों का इतना पता नहीं था। मैं अयान को बहुत कहती थी लेकिन वो मेरी कुछ नहीं सुनता। वो कहने लगी मैंने इसे खूब समझाया है, बहुत डांटा भी है, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करके तुम कमरे में ज़रा देर से जाया करो। कहने लगी ठीक है। सास की बातों में मुझे थोड़ा हौसला मिला। मैंने भी सास को कह दिया जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मेरी सास भी बहुत ही अच्छी थी, हर तरह से मेरा ख्याल करने की कोशिश करती। सास के साथ ही मैं बातों में वक्त गुजारने लगी, इधर उधर की बातें करती रही और इधर कमरे में अयान मेरा इंतज़ार करता लैपटॉप में फिजूल का वक्त गुजार रहा था। और जैसे ही मैं कमरे में आई इसने मुझे देखा तो इसे बहुत गुस्सा आया। कमरे में कदम रखते ही कहने लगा दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दो। वो इतना गुस्से में कह रहा था मैं तो एकदम से घबरा गई। मैंने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और धीरे धीरे चलते हुए बैठ के दूसरी जानिब चली गई। अयान तो गुस्से से लैपटॉप बंद किया और टेबल पर पटक कर कहने लगा तुम्हारे दिल में मेरी क्या अहमियत है और तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं शराबी हूँ, जुआरी हूँ? क्या तुम पर जुल्म करता हूँ? जवाब दो मुझे। मैं घबराते हुए कहने लगी अयान मेरे दिल में आपकी बहुत अहमियत है, लेकिन आपको भी मेरा थोड़ा एहसास करना चाहिए। मैं 8 दिनों से इस तकलीफ़ की दवाई खा रही हूँ और आप तो मेरा एहसास ही नहीं करते। आप सिर्फ मेरे वजूद से तस्कीन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी मेरी तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है। ये सब पट्टियाँ मुझे मत पढ़ाओ, मैं सब समझता हूँ। तुम अकेली लड़की नहीं हो जो शौहर की मोहब्बत भरी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी तरह हर लड़की भी शौहर की शिद्दतें सहती है और शौहर भी अपनी बीवियों के साथ इस तरीके से रहते हैं। पता नहीं तुम कौन सी मोम की गुड़िया हो जो इस तरह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। इतना कहकर वे दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, फिर भी अपने आंसू को अपने आप में करके मैं खुद को अयान के करीब चली गई, जो कि दूसरी करवट बदल कर सोया हुआ था। अयान के करीब जाकर मैंने अपना हाथ इसके बाजुओं पर रखा तो इसने गुस्से से मेरा हाथ को झटक दिया और गुस्से से कहने लगा हटो यहाँ से, मुझसे दूर रहो, हाथ भी मत लगाना मुझे। तुम्हें तकलीफ़ है ना मेरी शिद्दतों को सहकर? आज के बाद मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा, तुम आराम करो। अब से आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा। अयान प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो। कहने लगा तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे नाराज़ होने से या ना होने से? मुझे भी फ़र्क पड़ता है अयान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप मेरे शौहर हैं और मैं आपकी बीवी हूँ। आप मुझसे यूँ मुँह मोड़ लेंगे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहा था कि अयान ने करवट बदल ली, अपना रुख मेरी तरफ कर लिया और कहने लगा मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम्हें पता है, हाँ मुझे नज़र आ रहा है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मेरी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम मुझे खुश कर दो, मुझे राज़ी कर दो। ये सुनकर तो मेरा दिल फिर से एक बार ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे अच्छी तरह से पता था कि वे राज़ी किस चीज़ से होता है। मैं इसे नज़रें चुराने लगी, कहने लगी ऐसा करते हैं हम बातें करते हैं। वो कहने लगा मुझे बातों से तो मेरा गुजारा नहीं होता और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा गुजारा किस चीज़ से होता है। मैं इसकी बातें सुनकर तो कतराने लगी थी। मैं इसके साथ इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी बातें सुनकर भी अनसुना कर रहा था। वो बातों ही बातों में मेरे करीब आने लगा। मैं तो घबरा कर इसके करीब आते ही उठकर बैठ गई और कहने लगी अयान प्लीज़ आज की रात तुम मुझे बख्श दो। वो कहने लगा मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम मरने वाली क्यों हो जाती हो? तुम मेरी बीवी हो, निकाह हुआ है हमारा।
मैं तुम्हारा मंगेतर थोड़ी हूँ जो तुम मुझसे इतना कतराती हो। पूरा पूरा हक रखता हूँ तुम पर, शौहर हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा तो और कौन आएगा? मैं तुम्हारे करीब नहीं तो और किसके करीब जाऊँ? क्या दूसरे के पास चला जाऊँ? क्या तुम यही चाहती हो? और मैं अपनी ख्वाहिश, अपना जुनून, अपनी शिद्दत सिर्फ तुम पर लुटाना चाहता हूँ, और तुम हो कि मुझे रोकने की बहुत कोशिश करती हो। तुम मुझे अपने से दूर करती हो। तुम्हारा इस तरह का रवैया मेरी ज़िद को बढ़ाता है और कुछ नहीं। और जब मैं ज़िद में आ जाता हूँ तो तुम अच्छी तरह से मुझसे वाकिफ़ हो कि मैं ज़िद में आ गया तो कुछ भी नहीं दिखता। चलो आओ इधर, मुझे मनाओ और जिस चीज़ से मैं खुश होता हूँ वो चीज़ करने की कोशिश करो। अगर तुम ये सब नहीं कर सकती तो मैं खुद ही तुम्हारे करीब आऊँगा, और जब मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम्हें फिर से सुबह हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पता नहीं तुमने लेडी डॉक्टर को कितने पैसे दिए थे ये सब जुमले बोलने के लिए, ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं और तुम्हारे करीब इतना शिद्दत से ना आऊं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम जैसी औरतों की चालों को। तुम औरतें शौहर से दूर रहने के लिए कितनी चालें चलती हो। तुम औरतें अपने आप को क्या समझती हो? ये खूबसूरती और ये हुस्न अगर शौहर को नहीं दिखाओगी तो किसको दिखाओगी? अयान की बातें में तो मुझे शक नज़र आ रहा था। पता नहीं वह बात को किस तरफ लेकर जा रहा था। मैं इसकी बातों से बहुत परेशान हो रही थी। अगर मैं इसे ये सब मना करती तो वह भी मानने वालों में से नहीं था। फिर मैं भी इनकार करे बिना अपनी आंखें बंद करके अपने आप अयान के हवाले कर दिया। आज रात भी अयान अपनी पूरी शिद्दतें निछावर कर रहा था। आज रात भी वह मुझे सोने नहीं दिया। जब भी मैं आंखें बंद करने की कोशिश करती तो वह मेरे रुखसारों को थपथपाने लगता। मुझे तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा अपनी शिद्दत तुम पर निछावर कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही तुम भी मेरा पूरा पूरा साथ दोगी। और मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, मुझे तो बहुत दुख हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी में आने वाला हम सफ़र बिल्कुल बेहिस है, इसे कोई परवाह नहीं है, इसे तो कोई गरज ही नहीं था। फिर भी इसकी शिद्दतें बढ़ जाती थी जिससे सहना मेरे बस की बात नहीं थी। वह ज़िद में आकर ना ही मुझे सोने देता और ना ही खुद सोता था। वह तो ऑफिस लेट हो जाता था क्योंकि इसके वालिद की अपनी फॉर्म थी, इसलिए इसे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए रात देर तक मेरे साथ जागता रहता था। मैं तो उसकी शिद्दतें सह सह कर 15 दिनों में ही बहुत कमज़ोर हो गई। मेरा चेहरा भी मुरझाया हुआ था। मेरे चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी थी। नींद ना करने की वजह से मेरी आंखों के नीचे हल्के गड्ढे पड़ने लगे थे। लेकिन फिर भी अयान की शिद्दतों में कोई कमी नहीं आई। हमने तो इससे शिकायत करना ही छोड़ दिया था। हालत से मजबूर होकर खुद को अयान के हवाले कर दिया था। मुझे तो लगा था जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अयान का रवैया बिल्कुल मुझसे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यह तो सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। कभी कभी तो मैं बहुत तंग आ जाती तो रोने लग जाती, लेकिन अपनी ज़ुबान से अयान के लिए एक लफ्ज़ भी ना निकालती। शादी को 1 ही महीना हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब रहने लगी। जब लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और साथ में मुझे ये भी कहा था कि मैं बहुत एहतियात से रहूं। तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब ना आए। तभी मेरी सांस कहने लगी, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं खुद इसका ख्याल करूंगी। डॉक्टर ने कहा अगर भूल कर भी इसका शौहर इसके करीब आया तो इसका हमल ज़ाया हो सकता है। इसके बच्चेदानी बहुत ही नाजुक है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। लेडी डॉक्टर ने तो मुझे बिस्तर से उठने से भी मना किया। जब ये खबर अयान को मिली तो वह भड़क उठा। वो कहने लगा, तुम अभी से कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अभी मेरे जज्बात ही ठंडे नहीं हुए, ये बच्चा कहाँ से आ गया तुम्हारे पेट में? मैं तो अभी ये बच्चा नहीं चाहता। मैं अभी बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ। मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। तुम कल ही मेरे साथ चलोगे अबॉर्शन कराने के लिए। अभी तो मैं शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय भी नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो लगा था मेरी प्रेगनेंसी का सुनकर अयान बहुत खुश हो जाएगा। बच्चे तो हर इंसान को प्यारे होते हैं। जब ये पता चले कि वह बाप बनने वाला है तो इंसान की सोच बदल जाती है। लेकिन अयान के ख्यालात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अयान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वो बातें कर रहा था जैसे मुझे करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर हरगिज़ भी नहीं रह सकता, और ये बात मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। मैंने भी अब सख्त लहजे में कहने लगी, लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं किसी भी हाल में अपना अबॉर्शन नहीं करवा सकती, और डॉक्टर ने भी मुझे एहतियात का कहा है, मुझे वह भी करनी है। फिर अयान कहने लगा, ये बच्चा किसका है? मेरा है ना? तो फ़िलहाल मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जब मुझे चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा। आपको क्या लगता है अयान कि आप चाहेंगे औलाद की नेमत तब आपको मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं। औलाद तो अल्लाह की देन होती है। जब अल्लाह चाहता है तब औलाद जैसी नेमत से नवाजता है। हमारे चाहने से या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। और डॉक्टर ने मुझे
पहले ही कहा है कि अगर ये हमल ज़ाया हो गया तो मुझे दोबारा से माँ बनने में मुश्किल होगी। खुदा के लिए अयान, आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। फ़ातिमा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैं तुम्हारे सारे ड्रामेबाज़ी जानता हूँ। तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढ रही हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम्हारे चेहरे पर 12 बज जाते हैं। तुम हर वक्त बेजार बेजार सी नज़र आती हो, मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती जैसा मैं तुमसे चाहता हूँ। मैं भी कहने लगी क्या करूँ, 1 महीना हो गया है हमारी शादी को, और शादी के इस 1 महीने में मैंने ठीक से सोई नहीं हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती। कहने लगा हाँ, मेरे जज्बात ही ठंडे नहीं होते, मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन चाहिए। तुम भी मेरे साथ वैसी ही मोहब्बत करो जैसा मैं तुमसे जुनून भरा करता हूँ। मुझे अभी से बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा बच्चा हुआ सब कुछ छोड़ो, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम पागल हो जाया करो। मुझे तुम्हारा जुनून में भरा पागलपन देखना है, वैसा पागलपन जैसा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं इधर इसकी बातें सुनकर बहुत बुरी तरह से घबरा गई। इसकी आंखों में ना समझ में आने वाली एक चमक थी। अयान का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था, पता नहीं उसको क्या हो जाता है। मैं तो यही सोचकर कमरे से बाहर आ गई कि मैं अयान की हर बात मम्मी जी से कह दूंगी। मैं साफ साफ अपनी सास से कह दूंगी कि वो अपने बेटे को समझा दें कि वो मेरे बच्चे को ज़ाया ना करे। एक तरफ तो मुझे लेडी डॉक्टर की बातें मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी, और दूसरा अयान की बातों ने तो मेरी जान निकाल के रख दी थी। पता नहीं किस चीज़ से इसके जज्बात ठंडे होंगे, और पता नहीं इसे किस चीज़ का सेटिस्फेक्शन चाहिए। मैं भी इसका पूरा पूरा साथ देती, जितना मुझसे हो पाता था इतना तो मैं इसे देती थी। लेकिन मैं औरत थी, इसकी तरह जानवरों वाला सलूक नहीं कर सकती थी जो कि वो मेरे साथ कर रहा था। कभी कभी तो वो मेरे होठों को इतनी ज़ोर से काटता कि मेरे होठों से खून बहने लगता। मैं तो इसे अपनी पूरी ताकत डालकर पीछे धकेल देती थी और इसे गुस्से से कहती, ये आप क्या कर रहे हैं। वो चमकती हुई आंखों से कहता, यही तो मज़ा है मेरी जान, तुम्हें तो कुछ भी शादी के बाद की शादी की रातों का नहीं पता। यही तो मज़ा होता है, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है। अयान जैसे जुनून भरा अपना प्यार मुझ पर न्यौछावर करता है, वो तो बस मुझे हवस ही लगता है, और ऐसी हवस मैं नहीं कर सकती। यही सब सोचकर अपना सर पकड़े रो रही थी। एक तरफ डॉक्टर की बातें थी और दूसरी तरफ अयान की शिद्दतें थी। मैं तो चाहती थी कि मैं माँ बनने का सुकून पाऊँ, मगर अयान का रवैया तो मुझसे अंदर तक तोड़ के रख दिया था। मैंने एक लंबी सांस खारिज की और अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। जब मेरी सास मेरे लिए जूस लेकर कमरे में आई तो सास कहने लगी, क्या हुआ है फ़ातिमा बेटा, परेशान नज़र आ रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ला कर देती हूँ। मेरी सास भी मुझे यूँ परेशानी में बैठा देख कर वो भी कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने एक सांस खारिज करके कहने लगी, नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। अयान की बातें सुनकर तो अभी भी मेरे हाथ पैर ठंडे पड़े थे। अयान की बातों ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मैं खुश रहना चाहती थी अपने बच्ची की खातिर, लेकिन अयान की बातों से मैं परेशान हो चुकी थी और इसकी बातों से मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। अभी मैं अयान की बातें अपनी सास को बताने ही वाली थी कि अयान आ गया। अयान को देखते ही खौफ के मारे मैं अपनी जगह पर टपकी थी और घबरा गई थी। मुझे यूँ घबराता हुआ देखकर मेरी सास कहने लगी कि अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें, यूँ घबरा क्यों रही हो? इस हालत में यूँ घबराना अच्छा नहीं होता। डॉक्टर ने क्या कहा था? मैं तो अपने सीने पर हाथ रखे अपनी सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी सांस अयान के करीब जाकर कहने लगी, तुमने कुछ कहा है क्या बहू को? वो तुम्हें देखकर इतना घबरा क्यों रही है? तुम जानते हो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। सांस ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अयान से बात की, लेकिन अयान के चेहरे के तासीर वही के वही थे। इसके चेहरे पर तो बल पड़े हुए थे और ना ही इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आई थी। कहने लगा, तो मैं क्या करूं, ये माँ बनने वाली है तो मुझे बाप बनने का फ़िलहाल कोई शौक़ नहीं है। बस मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूं, और वैसे भी ये मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी इसने पैदा करने हैं, तो ये किसकी इजाज़त से बच्चा पैदा कर रही है? जब तक मैं नहीं चाहता इससे कोई हक़ नहीं है ये माँ बने, और शादी के 1 साल में ही बच्चा पैदा कर दे। अयान के मुँह से ये बात निकली ही थी कि मम्मी जी ने अयान के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करा। अयान को तो इस थप्पड़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो इसे थप्पड़ मार कर कहने लगी, ये क्या बकवास पर बकवास किए जा रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी यही तरबियत की है? तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह है भी या नहीं? अरे तुमको खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें बिना पूछे ही औलाद की नेमत से नवाजा है, और तुम हो कि इस चीज़ से नाराज़गी दिखा रहे हो। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो?
अरे जब तुम्हारी ज़िंदगी में बच्चे आएंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हासिल हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी में रौनक आ जाएगी। लेकिन मेरी सास को इन सब बातों को कहाँ इल्म था कि अयान को जिससे सुकून मिलता है वो बच्चों से नहीं बल्कि मुझसे मिलता है। सास के डांटने पर अयान मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, इसी तरह अपनी चाल चलते रहो, एक एक चीज़ को अपने ख्वाबों में कर लो। मेरी माँ को तो तुमने अपने ख्वाबों में कर लिया है। सारा दिन मेरे ख़िलाफ़ यहाँ बैठकर इन्हें भड़काती रहती हो। अरे मेरी जितनी मोहब्बत अगर दूसरी औरत का शौहर करता ना तो इसके पैर धोकर इसका पानी पीती, और तुम हो कि मेरी माँ को ही मेरे ख़िलाफ़ कर रही हो। इतना कहकर अयान गुस्से से कमरे से निकल गया। मैं भी इसके पीछे जाने लगी। कहने लगी, अयान मैंने मम्मी जी से कुछ नहीं कहा, आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज़ 2 मिनट रुके, मेरी बात तो सुनी। लेकिन अयान तो मेरी बात सुने बगैर बाहर जा चुका था। फिर सांस मुझे लेकर अपने कमरे में गई। कहने लगी, दफ़ा करो इन सब बातों को, पता नहीं अयान के दिमाग में क्या चल रहा है, और इस सब से तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं एक बार फिर रोने लगी। मुझे खौफ हो रहा था, न जाने रात में अयान मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मेरी सास तो बस मुझे तसल्लियाँ दे रही थी और मेरे सामने बेटे की तारीफ़ करने लगी कि बेटा तुम फिक्र मत करो, अयान मेरा इकलौता बेटा है ना, इसलिए बस लाडला है, आज तक इसे हम सबसे मोहब्बत ही मिली है, यही वजह है मेरा लाडला ऐसा रद्द अमल दे रहा है। जब तुम इसका बच्चा पैदा करोगी और बच्चा लिए इसके सामने होगी तो फिर देखना ये अपनी औलाद पर जान मार देगा। सास की बातें सुनकर मैं अब कुछ बेहतर हो चुकी थी और फ्रेश महसूस कर रही थी। अपने दिल में यही सोच रही थी कि वाकई अयान को बच्चों को अपनाने के लिए वक्त चाहिए और वो कुछ अरसे तक ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप को फ्रेश महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथों से अयान के लिए खाना बनाया। रात को जब अयान खाने के टेबल पर बैठा तो वह ना ही माँ की तरफ देख रहा था और ना ही मेरी तरफ। सास ने तो अयान को गले लगाकर थप्पड़ की माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वह मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था जैसे मैं इसके सामने मौजूद ही ना हूँ। इसके बावजूद भी मैं अपने आप को खुश रख रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन समेटने के बाद मैंने अपने और अयान के लिए दूध लेकर कमरे में जा रही थी। जैसे ही दरवाजे को खोलने में मदद से धकेलना चाहा तो वह लॉक था। मैंने अयान को आवाज़ दी कि अयान दरवाज़ा खोले, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। पहले तो वह कुछ ना बोला, फिर मेरे बार बार कहने पर वह कहने लगा, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पीना। तो मैंने मजाक में हंसकर जानबूझकर कहा कि अरे मम्मी जी आप देखिए ना, अयान दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। इतना सुनना था कि अयान ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मैं ज़ोर से हंसी और कमरे में चली गई। इससे पहले कि वह कुछ कहती अयान गुस्से से मेरे बाजुओं को झंझोड़ता था तो गर्म दूध का गिलास मेरे हाथ और पैर पर गिर चुका था। दूध के गिरते ही मैं चीख उठी। इससे पहले कि मेरी चीख गले से ज़ोर से निकलती अयान ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया। खबरदार, तुमने चीख मारने की कोशिश की तो। मैं तो जलन से बिलबिला रही थी और अयान से खुद को छुड़वा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जलन इतनी हो रही थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन अयान मुझे धक्का देकर कहने लगा, दफ़ा हो जाओ इस कमरे से, तुम मेरी बीवी बनकर इस कमरे में नहीं रहना चाहती बल्कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन या एक मोटी भद्दी औरत बनना चाहती हो तो तुम्हारी इस कमरे में कोई जगह नहीं। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। अभी तक मेरे हाथ और पेट पर दूध गिरने से जलन ख़त्म न हुई थी। मेरी चीख बुलंद हुई तो फिर से अयान ने मुझे बाजुओं से झंझोड़ कर अंदर लाकर पेट पर पटका था। खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के सामने एक भी लफ्ज़ भी निकाला तो इतनी भी नाजुक मत बनो, तुम मर नहीं रही जो इतना तड़प रही हो, वो मुझे झिड़क कर कह रहा था। तभी मेरी सास कमरे में आकर कहने लगी, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो ना तुम। मैं पेट पकड़े खुद को जब्त करने की कोशिश कर रही थी कि अयान को एक बार फिर वो किसी तरह की शिकायत का मौका ना दे। अयान कहने लगा, कुछ भी नहीं हुआ माँ, आप भी बिना वजह उठकर आ गई हैं। ठीक है, बस हल्का सा दर्द हो रहा था, मैंने इसे पेट दर्द वाली दवा दे दी है, ठीक हो जाएगी। मेरी सास ने मेरी तरफ नज़र डाली तो मेरा चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जब्त की इंतहा पर हूँ। वो मेरे करीब आई और बालों में हाथ फेर कर कहने लगी कि कोई परेशानी की बात तो नहीं है, बताओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, अगर ठीक नहीं है तो कहो, मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाती हूँ। बड़े प्यार से मुझे पूछ रही थी, लेकिन पीछे खड़े होकर मुझे गुस्से से इशारे से कह रहा था कि खबरदार, जो तुमने जाने की हामी भरी। तो मैं गहरी सांस खारिज की और कपकपाती हुई आवाज़ में कहने लगी कि नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं। वो तो बस मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आ गया था, इसलिए दूध
का गिलास मेरे हाथ से छूट गया। अभी दवाई खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। मेरी इस लहजे में बात की तो मेरी सांस यहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही मम्मी जी कमरे से गई मैं अपने आप को रोक ना सकी और अयान से कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अयान, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझसे ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? बीवी होने के नाते आपको मेरा ज़रा भी एहसास नहीं है? मैं भी किसी की औलाद हूँ और आप ही की तरह एक जीती जागती इंसान हूँ। मेरी हालत पर क्या आपको रत्ती बराबर भी रहम नहीं आता? आप तो बार बार मुझसे कहते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, आपको मेरी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरी जानिब आप मुझसे इस तरह का रवैया रखते हैं। आपका ये रवैया तो मोहब्बत तो नहीं कहलाता, ये तो हुस्न परस्ती है। आप तो सिर्फ मेरी खूबसूरती को पसंद करते हैं, मेरे खदोखाल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप मुझसे दिल से मोहब्बत नहीं करते। आपको तो मेरे साथ कोई सरोकार नहीं है। जब अयान ने मेरी इस तरह की बातें सुनी तो कहने लगा, बस भी करो, क्या ये लैला मजनू की बातें लेकर बैठ गई हो? तुम्हारे साथ शादी कर ली, क्या इतना काफ़ी नहीं? अभी से रोना धोना मचा दिया तुमने, इधर दिखाओ, ज़्यादा तो नहीं जल गया हाथ तुम्हारा? ये कहते हुए मेरे करीब आया और इसने मेरे जले हुए पेट पर भी दवा लगानी शुरू कर दी, जो कि मेरा पेट जलने की वजह से सुर्ख हो चुका था। मैं आंखें मूंदे लेटी हुई थी, अभी भी मेरा पेट जलने की वजह से दर्द की ठेसें उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेट के अंदर कोई चीज़ कट रही हो। मैं बार बार अयान से कह रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन मेरा इतना कहने के बावजूद अयान ने दवाई उठा के दे दी। मैं मना कर रही थी कि नहीं अयान, प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की दवाइयाँ नहीं खाई जाती। डॉक्टर ने तो मुझे पहले से ही सख्ती से मना किया है, लेकिन अयान ज़बरदस्ती मेरे मुंह में दवा डालकर पानी पिला चुका था। कहने लगा कि बिना वजह ही डॉक्टर्स ने तमाशा बना के रख दिया है, खुद तो बैगे भर भर कर दवाइयाँ दे देते हैं और तुम सबको दिखाई नहीं देती, पर वही घर से दवाई ले लेती हो तो कहते हैं ये तो गवाह हो गया है। और पता नहीं क्या क्या अयान ने जो दवा दी थी, वो दवा का असर फ़ौरन हुआ और कुछ देर बाद दर्द की शिद्दत में कमी आ चुकी थी और अयान भी मेरे करीब आकर लेट चुका था और आकर कहने लगा कि अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगी, मैं शौहर हूँ तुम्हारा और तुम मेरी बीवी हो। और क्या कह रही थी तुम? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? ये मेरी मोहब्बत है जो तुम्हें सारी सारी रात सोने नहीं देती और सुबह तक जगाए रखती है, और तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करता हूँ और तुम पर अपनी जुनून भरी शिद्दतें लुटाता हूँ। अगर मुझे तुम में दिलचस्पी ना होती तो तुमसे मोहब्बत भी ना करता, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो क्या तुम्हें मैं रात भर जगाए रखता? मैं तो तुम्हें मोहब्बत से देखता भी नहीं था। क्या तुमने वो शौहर नहीं देखे जो बीवी के करीब जाते ही इनसे उलझन महसूस करते हैं और इनसे आने वाली लहसुन और प्याज की बदबू इनके करीब भी भटकने नहीं देती और वो दूसरी औरतों के पास चले जाते हैं? तुम तो खुश नसीब हो जो तुम्हें मेरे जैसा शौहर मिला है, तुम्हारे हुस्न पर फिदा है। ये सुनकर तो मेरा दिल सहम चुका था। मैं इसकी हवस परस्ती को ही मोहब्बत समझ बैठी थी, जब तक अयान ने बातों ही बातों में एक बार फिर से मेरे करीब आने लगा और मैं भी इसे अपने आप सौंप चुकी थी और अयान को प्यार से कहने लगी कि आखिरी बार मैंने कहा था कि प्लीज़ अयान ऐसा मत करे, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि शौहर से मिलाप नहीं कर सकती और मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अयान तो मेरा चेहरा हाथों में थाम कर कहने लगा कि जान, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आकर मुझे अपनी सारी तशखी मिटाने दो, इसके बाद मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ आज की रात मुझे अपने करीब आने दो। मैं वादा करता हूँ तुमसे, फिर जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं आऊँगा। मैं एक बार फिर अपने आप इसके हवाले कर दिया। डॉक्टर के इतना कहने के बावजूद भी मैं इसे अपने आप सौंप चुकी थी। अब तो रात के 2 बज गए थे, लेकिन अयान तो मुझसे दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। अब मुझे बेहोशी तारी होने लगी थी तो डर के मारे मैंने अयान से कहा, प्लीज़ बस कर दीजिए, मुझे अब चक्कर आ रहे हैं और मेरी हालत ख़राब हो रही है, मुझे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अयान चंद लम्हों का वक्त मांगता और मुझ में खो जाता। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब मैं दुनिया से बेगानी अपनी आँखें मूंद चुकी थी, मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी और वह मुसलसल मेरे चेहरे पर उंगलियाँ फेरते हुए मुझसे कह रहा था कि नहीं मेरी जान, आँखें बंद मत करना, इधर मेरी तरफ देखो, मेरा साथ दो। वो मुझे यही बोल रहा था, लेकिन मैं तो जैसे हर एक चीज़ से बेगानी हो चुकी थी। अयान तो अब मुझ पर गुस्सा होने लगा। अगले पल तो उसने मेरे साथ ऐसी सख्ती
लगी कि मेरी चीखें मेरी हलक से निकली। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही लबों पर आ चुकी है। नफ़रत, हकारत आज अपने शौहर से महसूस हो रही थी। मेरे मुंह पर हाथ रखकर वो कह रहा था कि चुप हो जाओ, ख़बरदार, जो तुमने अपने हलक से एक आवाज़ भी निकाली तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं दर्द से बेहाल हो चुकी थी। मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। सांस कमरे के दरवाजे पर धड़ाधड़ दस्तक दे रही थी। अयान ने मुझे सख्ती से कह दिया कि ख़बरदार, अगर माँ को कुछ भी बताने की कोशिश की। तो अयान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैं दर्द के मारे उठ खड़ी हुई और अपनी सांस के करीब जाना चाहती थी, लेकिन वहीं पर गिर गई। मुझे यूँ गिरा हुआ देखकर सांस फ़ौरन आगे बढ़ी। जिस हालत में मैं इस वक्त थी, मेरी सांस मेरी हालत को देखकर अच्छी तरह से समझ गई थी। इन्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कौन सी गैरत दिलाएं, किस्सा कल आ जाए। मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही जब डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो अपना सर पकड़ कर बैठ गई। कहने लगी, इसका शौहर कौन है? इसकी शादी इंसान से करवाई है या हैवान से या फिर शैतान से? क्योंकि वह एक हैवान या फिर शैतान ही हो सकता है जो इस तरह का रवैया इस लड़की से रखा गया है। शैतान तो हो सकता है मगर इंसान नहीं। इंसान को इस तरह का रवैया नहीं रखता। इस लड़की की हालत तो देखिए, एक हफ्ता भी नहीं हुआ। मुझे लगता है आप लोगों ने इसकी शादी जिस्म की पुजारी से करवा दी है, जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ औरत यह गोश्त का टुकड़ा है जो वह जब चाहे इसे कच्चा चबा जाए और जब दिल चाहे थूक कर चला जाए। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरी सांस की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हॉस्पिटल के आसपास की सभी औरतें ये बातें सुन रही थी। मेरी सांस की तो मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। ख़ानदान और पड़ोसी की औरतें इनको एक इज्जत की निगाह से देखती थी। हॉस्पिटल वाली औरतें भी इन्हें सब जानती थीं। सभी एक दूसरे से मुंह छुपाने लगी। डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बहू का बच्चा ज़ाया हो चुका है, मुबारक हो आपको। आपको तो इस मौके पर मिठाई बांटनी चाहिए, खुश होना चाहिए और बहुत बड़ा जश्न मनाना चाहिए। फ़ोन करके बताएं अपने बेटे को। आज से पहले वे डॉक्टर किसी के साथ इतनी पर्सनल नहीं हुई। आखिर वह भी एक इंसान थी। आखिर वह भी कितना बर्दाश्त करती। जो जुल्म इस बच्ची पर हो रहा था, मजीद इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था, क्योंकि डॉक्टर तो मेरी सांस ही की तरह एक औरत थी और इस तरह के मामलात अच्छी तरह से समझ जाती थी। जब मुझे पता चला कि मेरा बच्चा ज़ाया हो चुका है तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और इसी वजह से मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मेरा ब्लड प्रेशर भी बार बार लो हो रहा था। मेरी माँ भी हॉस्पिटल आ गई। मेरी सांस रोकर मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहा कि अपनी माँ को कुछ ना बताना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और अपने दिल ही दिल में ये सोचकर बेचैन हो रही थी कि जैसे ही माँ को देखा तो इनके गले लगकर रोते हुए सब कुछ बताने लगी। फिर मेरी सांस ने बोलना शुरू कर दिया कि रात को मेरे बेटे की दरिंदगी इतनी बढ़ चुकी थी कि बहू को अपना बच्चा खोना पड़ा। पर मेरी माँ को तो अयान पर बहुत गुस्सा आया। मेरी सांस ने तो घर जाकर अयान को गिरेबान से पकड़ लिया। कहने लगी, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए भी। मैंने तुझे अपनी कोख में रखा था। ऐसी हरकत कौन करता है भला? तूने इतनी बड़ी हरकत की है कि तू सज़ा के भी लायक नहीं है। लेकिन वो झूठ बोलने लगा कि अम्मा ये झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ कोई दरिंदगी नहीं की। वो अपने आप को देखकर खुद बेड से गिरी थी। वो खुद ही नहीं चाहती कि माँ बने। वो हमेशा की तरह जानबूझकर तमाशा लगाती है। मेरी सांस तो अयान के मुंह पर मुक्के मारने लगी कि तू झूठ बोल रहा है। अरे मेरे सामने 24 घंटे रहती है वो लड़की। मैं इसकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। तुझे ही बच्चा नहीं चाहिए था। तू ही ऐसा बदबख्त निकला है जिसने एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब तू खुश हो जा। मैं तो दुनिया भर में जलील हो गई हूँ, लेकिन तुझे भी ये खुशखबरी दूँ, अब तू कभी बाप नहीं बनेगा। तू जिस कदर इस लड़की पर जुल्म करता है, आज वो औलाद से महरूम हो चुकी है। जिस कदर अयान की माँ इसके सामने रोई थी, इसे थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो हुई होगी। वही मेरी माँ मुझे अपने घर ले गई। मुझे संभालने में वक्त लगा था। 1 माह तक मैं अपनी मायके में ही रही। इस दौरान एक बार भी मैंने अयान से कॉल नहीं की, ना ही मेरी सांस ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की। वो कब आता कब जाता इन्हें कुछ इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर कोई एक माँ थी। अपने बेटे के बिखरे बाल, बड़ी हुई शेफ और इसे चुप चुप देखकर इन्हें इस पर तरस भी आने लगा था। वहीं अयान रोता हुआ अपनी माँ के पास आकर बैठा और कहने लगा कि अम्मी मैं सुधर चुका हूँ, जानता हूँ मुझे किस बात ने सुधारा है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया। अपने हाथों से अपनी औलाद को मैंने ख़त्म किया। आज मेरा दोस्त मुझे खुशी खुशी बता रहा था कि वो बाप बनने वाला है। मेरे सामने इसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे। इतनी खुशी से वह अपनी तासीरात के बारे में बता रहा था और मैं इसका चेहरा देख रहा था। अम्मी मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। बताए मैं क्या करूँ? मैंने इतना गलत किया फ़ातिमा के साथ। मेरा रवैया बहुत बुरा रहा, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। अम्मा, वो अपनी माँ के सीने से लगे रोते हुए ये सब कुछ कह रहा था। मेरी सांस ने भी इसे गले से लगा लिया। अगले रोज़
रोज़ ये दोनों माँ बेटे मुझे लेने के लिए मेरे घर पहुँच चुके थे। मैं गुमसुम सी एक तरफ बैठी थी। मुझे तो अयान से ये खौफ आने लगा था। मेरी सास ने मुझे यकीन दिलाया कि बेटा अयान सचमुच बदल चुका है, इसने अपनी गलती तस्कीन कर ली है। तुम हमारे साथ वापस चलो, देखना अब ये तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मैं खाली जहन के साथ अपनी सास और शौहर को देख रही थी। अपने कमरे में चली गई। मेरा तो यही मानना था कि वो कभी भी वापस इसके साथ नहीं जाएगी। मेरी माँ भी मेरे पीछे ही आई। वही गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ से कुछ कहने वाली थी कि जब मेरी माँ कहने लगी कि बेटा जो भी फैसला करना चाहती हो सोच समझ कर करना। यह बात जहन में रखना कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर अगर लड़की की तरफ से गलत कदम उठाने में पहल की जाए तो उसके वालिदैन और बाकी बहन भाइयों के लिए कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मर्द तलाक दे दे तो फिर भी औरत के वजूद पर कालिक तो लग ही जाती है, लेकिन अगर औरत खुद मुँह से खुला मांगे तो जानती हो ना, ऐसी औरतों को ये माशवरा सुकून से जीने नहीं देता। ये सुनकर मैं सर झुका चुकी थी। चाहती तो मैं यही थी कि मैं वह शख्स से आदगी इख्तियार कर लूँ। इस शख्स ने आखिर मेरे बदन में छोड़ा ही क्या था। सारे खुसारे तो मेरे हिस्से में आए थे। जिस तरह मेरे शौहर को लेकर अपने जहन में ख्यालात बना रखे थे वैसा कुछ भी अयान में नहीं था। इसे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी। अपनी माँ और सास की बात सुनकर आखिर बार मैंने अपने शौहर को मौका देने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस शख्स ने मेरे बच्चे को आने से पहले ही मार दिया था। तो मैं इस शख्स पर कैसे भरोसा कर सकती थी। मुझे ज़माने की बातों की कोई परवाह नहीं। मुझे और मेरे बच्चे का हक़ का फ़ैसला चाहिए था और मैं इससे दूर रहकर ही इसको सज़ा देना चाहती थी। आप बताएं क्या मैंने सही फ़ैसला किया या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज की वीडियो या कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।